पढ़ आ रहा है। अब मिरर इमेज का क्या हुआ, एक्चुअल मिड पॉइंट हो गया, दिस इक्वल टू दिस, दूसरा ये 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों इसमें यूज कर लो। एक तो मिड पॉइंट यूज कर लेते हैं, पीक्यू का मिड पॉइंट निकालो। पीओक्यू का मिड पॉइंट क्या है, 1 + 5 डिवाइड बाय 2 + b डिवाइड बाय 2 एंड अल्फा - 2 डिवाइड बाय, सॉरी, अल्फा + c डिवाइड बाय, ये मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई हो, we find midpoint of P and Q, and this midpoint of P and Q will satisfy because it lies on the line. Image हमेशा same distance behind but the or perpendicular. इस point को इसमें substitute करो line से equation. So this is 3 - 6 substitute करें. Vector 3D के questions you'll be able to answer exactly. इसको ढंग से रखो dash. This is 7 - z alpha + c divided by 5. So simplify करके I think b के value directly value तो -1 b - 12 by 4 plus 14 minus alpha minus c divided by b की वैल्यू आ गई। दोनों को एक्सपेक्ट कर लो, ये आ गए। another question यहाँ से लेंगे, -4 is equal to 14 minus alpha minus c, that means alpha plus c equals to 8. So this is using the midpoint. Image or given point, the midpoint lies in the line. 2D also. This image will not. दूसरा क्या होगा? दूसरा will find drs of PQ. We already have dr of the line. इसके dr में पता है. PQ का dr निकालो और दोनों का dot product 0. Whenever two lines are perpendicular, the sum of the product of dr is always 0. Use that also. dr of PQ find कर लेते हैं. dr of PQ वैसे है 5 - 1, b - 2 and c minus alpha. That is 4. b की वैल्यू 8 है ऑलरेडी है ना, 6 हो गया, c minus alpha. अब इस dr का और लाइन के dr का प्रोडक्ट 0 कर दो. लाइन के dr है 3 2 माइनस, दोनों के dr का प्रोडक्ट का सम 0. तो अल्फा और सी में रिलेशन आएगा, दैट गेट सब्स्टिट्यूट होगा. ये dr है pq. जब भी हम किसी लाइन का किसी पॉइंट का इमेज निकालते हैं लाइन में, तो क्या होता है, मिरर में हमेशा सेम डिस्टेंस बिहाइंड होता है ना, वो दिस द ऑब्जेक्ट द इमेज, ये 90 डिग्री होता है मिड पॉइंट. दोनों के dr का प्रोडक्ट का सम 0. So 3D questions could be slightly longer calculation. You need to be careful calculation, but answer definitely है. We can rely on this कि हमारा वेक्टर 3D है. 3 क्वेश्चन सही करके आ सकते. I can 2026 का जेई का क्वेश्चन ये
22nd वाली मॉर्निंग शिफ्ट। कोई आंसर आ रहा है? यस। जी की वैल्यू दूसरी रिलेशन यहाँ से आ रही होगी, कितना आ रहा है? 12 प्लस 12 माइनस 2 प्लस 12 इक्वल्स टू, तो अल्फा सी आएगा, तो सी माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई, कितनी आ गई? अल्फा माइनस सी, सी माइनस अल्फा 24 डिवाइड करो 12 माइनस सी प्लस अल्फा इक्वल्स टू, दैट इज सी माइनस अल्फा स्क्वायर। इन दोनों को फिर सॉल्व कर लो आपस में। अल्फा ए होगा मेरे केस, नॉट बी ए। क्या वैल्यूज है? बी इज 8, ए इज, ए कितना है? 3, सी 15। तीनों के स्क्वायर का सम निकालो, कितना है? 9 प्लस 225 प्लस 64, 298, 4 मार्क हो गए। तो वेक्टर 3D 2D straight line like parabola ellipse. Also, you can count on sequence series statistics, binomial differential equation, तुम सही करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा करने के लिए देन नेक्स्ट टू थिंग्स कट हो जाएगा। मैथ्स का सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर, सिर्फ टाइम देना होगा, बिल्कुल फ्री माइंड होके मैथ्स होगा। यदि जब मैथ्स करें तो ड्राइंग के बारे में सोचें, आप उनके बारे में क्वेश्चन डिसाइड कर लेना कौन से हमें देखना है और कौन से सॉल्व करना है, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, एक्स्ट्रा टाइम देना। each question might take 6 to 10 minutes. मैथ जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा। Rather than attempting many questions, हमारा गोल होना चाहिए to attempt few questions पर अटेम्प्ट करें। एक फंक्शन है f of f, डोमेन 1 टू इंफिनिटी है, कोडोमेन r दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है f6 into f of t 1 to x integration dt is 3x plus into fx plus x cube minus 4 for all x greater than or equal to 1 in the value of f of 2 minus f of 3. इस चैप्टर में क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें? तो इंटीग्रेशन का नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है। और सोचो थोड़ा सा यूनिटी भी यूज होगा, यह डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें थोड़ी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है लेकिन ये डूएबल है। इफ यू रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला किया था न्यूटन लेबनिज रूल, वो यूज होगा यहाँ पे। बहुत यूजफुल रिजल्ट है। इफ यू हैव y is equal to a to b f of t d, ठीक है, a b may be function of a and b are function,
of x, then dy by dx is equal to जहाँ t आ रहा है वहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो dv by dx minus f of a into dA by dx. This is called Newton-Leibniz rule. काफी काम आता है. इससे क्वेश्चन आएंगे. So you differentiate the entire equation. पूरा डिफरेंशिएट करो. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़े इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो, बट जनरली 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो कर पाओगे. Another 5, 15 क्वेश्चन बहुत. पूरे को डिफरेंशिएट कर दो. यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो अगर इसका नॉर्मल मेथड होता तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करते, फिर लिमिट डालते, फिर मैं dy by dx निकालना, फिर डिफरेंशिएट करते, बट ये डायरेक्टली करते. So if you differentiate this right side to directly differentiate that x का डेरिवेटिव 1 f of x as it is, dx as it is f dash x, x cube का डेरिवेटिव 3a whole square. ये हो गया राइट साइड. लेफ्ट साइड में ये यूज हो जाएगा. a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह we have 1, b की जगह we have x. इंटीग्रेशन साइड हट जाएगा. f of b कितना हुआ, जहां भी t आ रहा है वहां पे अपर लिमिट हो गया f of x. फिर डेरिवेटिव ऑफ b कितना है, b is x माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो वो तो पूरा 0. dA by dx 1 का डेरिवेटिव 0. क्वेश्चन का फोकस देखो, मैं फंक्शन निकालना पड़ेगा तभी f of 2 f of 3 आए. लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन गई, fx को y ले लो, fx को y ले लो. अब सारी पिक्चर क्लियर हो. Now this is a simple question of differential equation. And you know which type of differential equation is this? fx को y ले लिया. So this is a differential equation. ये आ रही है सुबह सुबह. लास्ट क्लास में नहीं कर वाली क्लास. कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो वेरिएबल से करो उन्होंने. सिक्स मिक्स कर दिया, 6 भी था. ये वाला देखो 6 मिक्स पे 6 से भी डिवाइड हो रहा है. y is equal to x dy by dx plus x square. तो इक्वेशन में x से डिवाइड करो, y by x is equal to dy by dx plus x. This differential equation is, I think, linear types. dy by dx minus y by x is equal to minus x. Clear? So I will reduce it. x से डिवाइड करो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो. p पता है, q पता है, you know all the formulas. p is minus 1 by x, q is minus x. Find integrating factor.
क्लियर डिस्प्ले तो ये एक्सेस्टर कैसे आ रहा है सेम साइड जाना है ताकि क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर integrating factor would be e to the power integration pdx which is e to the power minus log x which is e to the power log x to the power minus 1 which is 1 by x अब इसका solution क्या होता है solution होता है integrating factor into y is equal to q into integrating factor plus c लिखना मत भूलना पहले ही लिख दो ताकि वो confusion ना रहे हाँ कहाँ पे वो बचपन से 6 लिखा हुआ था सही है गलती हो तो बता देना तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दिस इज y by x is equal to q कितना है minus x इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है 1 by x लोकल लो बाकी भी कर दिया तो y by x is equal to minus x plus c ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है अब प्रॉब्लम ये है f of 2 और f of 3 निकालना है तो y पर चुप कैसे f of 2 डाल दो f of x ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसमें हम f of 2 और f of 3 डालेंगे तो c आएगा वापस इसका मतलब कुछ और देखो क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना हाँ इसको यूज करना पड़ेगा अदरवाइज सी आएगा सी आएगा प्रॉब्लम ये बिकॉज f of 2 निकालूंगा उसमें सी आएगा f of 3 में भी सी आएगा तो उनको माइनस करें तब भी सी आएगा यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकलेगी x को 1 डाल यस x को 1 डाल x को जब तुम 1 डालोगे इसमें पूरी इक्वेशन में x को 1 डाल x को 1 डालोगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 1 to 1 कितना होता है 0 ये हो जाएगा 3 f of 1 plus 1 minus f of 1 की वैल्यू f of 1 कितना आ गया ये यूज करो f of 1 से c की वैल्यू निकालो f of 2 और f of 3 निकाल के माइनस करो जो यहाँ पर से हो जाएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था इसमें बहुत सोचना पड़ा f of 1 डाल के c की वैल्यू आ जाएगी तो ये था ना x को 1 सब्स्टिट्यूट करो f of 1 कितना 1 minus 1 plus c की वैल्यू 2 आ गई c की वैल्यू ना under 3 है minus 3 ऑप्शन तो f of x की वैल्यू फाउंड में हमारा हो गया minus x square plus 3x x is 1 so f of 2 is minus 4 plus 2 that is minus 2 f of 3 is minus 9 plus 3 that is minus 6 क्या हुआ सर माइनस प्लस 6 कौन सा -9 + 6 सिक्योरिटी 2 थी ना चलो -4 + 4 ये 0 हो गया ये f of 2 is 0 and f of 3 is -3 question was
f of 2 minus f of minus, यहाँ भी साइन की जरूरत है, मेरे को -3 भी ऑप्शन में देना ये आंसर। पहले न्यूटन लेबनिज रूल लगा, डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, फिर सी की वैल्यू 1 डालूंगा। If the chord joining P1 and P2 subtend an angle 90 degree at the vertex of the parabola, then x1, x2 minus y1, y2. Parabola किसके सिमेट्रिक है? Exact. Vertex इसका standard parabola. Vertex origin पे P2 is x2, y2. P1 is x1, y1. This angle is 90 degree. The angle 90 degree. The moment the angle is 90 degree, हम slope भी use कर सकते हैं. OP1 और OP2 दोनों के slope का प्रोडक्ट -1 होगा. करो ट्राई. चार अननोन है x1, x2, y1, y2. दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा तो बताएं. दूसरा दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर. तो तुम बात तुम पैराबोला में पैराबोला में इफ यू रिमेंबर अगर हमें अननोन को कम करना होता था तो हम क्या करते थे याद आ रहा है? यस वंस अपॉन अ टाइम बताया था सारा मैंने. इफ यू नो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x उसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वुड बी ऑलवेज 80 स्क्वायर 2a. इससे क्या होता है? पैरामीटर कम होता है. ठीक है तो हमें आंसर आया. इसके मैंने कुछ रिजल्ट्स पे लिख पाए थे कि ये फोकल कॉर्ड होता है. सपोज का फोकस यहाँ पर है 1,0. If you draw a chord which passes through focus, it will meet at a point. Suppose ये point T1 लेते, ठीक है?
Suppose it meets at a point T2. T2 क्या होगा? 82 square, 282. क्या कंडीशन थी याद है किसको? फोकल कॉर्ड की कंडीशन. फोकल कॉर्ड की कंडीशन थी T1 T2 इक्वल टू -1. यहाँ पे यूज नहीं होगा. अगर हम पॉइंट P से फोकल कॉर्ड को पास कराएं ताकि पैराबोला को T2 पर मीट करे, तो हमेशा T1 T2 -1 आता है. तो कंडीशन ये थी, याद कर लें. आ सकता है कभी काम. दूसरा एक और मैंने बताया था, अगर हम किसी पैराबोला में पॉइंट P जो कि सपोज T1 है वहां पे नॉर्मल डालें तो पैराबोला को T2 पे मीट कर. If you draw a normal at T1, it will meet the parabola again at T2. So T2 in terms of T1 क्या था? T1. कोई बात नहीं, याद करो. If you draw a normal at T1, it will meet the parabola at T2. T2 का ये as it is भी आ सकता है. Otherwise question में use भी. Normal at T1 will meet the parabola again at T2. T2 will be given by this. Focal chord अगर है दोनों पॉइंट्स के T में ये रिलेशन. अब let's come back here. इसको हम ले लेते हैं AT1 स्क्वायर. ए की वैल्यू निकालो, कंपेयर करके इसको कंपेयर करो y स्क्वायर टू 4x के साथ. ये कितना आ गया? A3. इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? 3 P1 स्क्वायर कॉमन 6P1. ठीक है. ये वाला क्या होगा? ये हो जाएगा 3T2 स्क्वायर कॉमन 6T2. और फिर स्लोप वाला यूज कर लो, इजीली हो जाएगा. अब 4 की जगह सिर्फ कितने दो वेरिएबल रहेगा T1 में. 4 वेरिएबल्स को 2 में रिड्यूस कर लो. ये तुम निकालो, कैसे निकालो? देखना कैसा है. इससे कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो y स्क्वायर टू 4x. Tell me one more thing, अगर बाय चांस उन्होंने पैराबोला चेंज कर दिया फिर क्या करोगे? फिर क्या होगा उसमें? क्या होना चाहिए इस बार? 280 एंड 80 स्क्वायर. ये वो उल्टा हो, ये याद हो. दूसरा एक और रिजल्ट भी याद कर लो. अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला के टेंजेंट है तो कंडीशन क्या होगी? Condition for the line to be tangent to this parabola is always c equal to a by m. Condition for tangent. और अगर पैराबोला होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4b/, क्या कंडीशन थी? इसको याद है? वो है जिसने नोट्स पढ़े हैं, ये नोट्स घर में पढ़े हुए हैं? पढ़े नहीं है, पढ़े हुए. But condition for this line to be tangent to this parabola क्या होगा? ये था माइनस bm स्क्वायर. कभी सुना था ऐसा कुछ? देखते हैं क्या आता है. तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं. अब let's attempt this question. स्लोप का प्रोडक्ट, इसका स्लोप कितना होगा? P1 का स्लोप OP1 into स्लोप ऑफ OP2 is equal to -1. OP1 का स्लोप कितना आ रहा है? 6T1 by 3T1 square into 6T2 by 3T2 square equal to -1. So T1 T2 वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? जोर से बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे. -4 है. ठीक है. अब हमें चाहिए क्या वो देखो जरा.
ये मैं हटा रहा हूँ इसके ना। We want x1 x2 minus y1 y। x1 x2 कितना होगा 9 t1 t2 का होल स्क्वायर। y1 y2 कितना हो गया 36 t1 t2। अब चुपके से t1 t2 सब्स्टिट्यूट करो। कितना है 144 प्लस 144 कितना होता है हिंदी में 292 कैसे आ रहा है। पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते ही बहुत सिंपल हो गया। क्या हो अब नहीं तो कभी नहीं, ये तो पढ़ने पड़े। टू एटी एट आंसर क्या था इस क्वेश्चन में पैरामीट्रिक फॉर्म सब बताइए। अगले संडे की जगह मैं थर्सडे क्लास होगी ठीक है। हाँ ऑफलाइन यहाँ पे मतलब साउथ बैच की ऑफलाइन क्लास संडे की जगह थर्सडे तो संडे हम थर्सडे आओगे वहाँ। सेम टाइम पे क्लासेस सेम टाइम सेम प्लेस ओनली डे चेंज। संडे में धुरंधर देख लें। क्वेश्चन को देख के कुछ होता है हाँ फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था कौन कर रहा है बोर्ड क्या फिर आप किया था आज याद नहीं तो वही तो बात है याद करो। मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है ना उससे करो। लोगों से मन में याद करना है वी विल एंड वी कैन कर लो कोई बात नहीं पढ़े रहते तो क्या हो तो पढ़े। बस बोल बोल ना सकते हैं और साल में तो ए स्क्वायर फाइंड करके राइट साइड से कंपेयर कर लो इसे इजी क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक मत कर बस जब क्वेश्चन इजी होता है देन माइनस साइन लिखा ना बाकी मल्टीप्लाई कर so you tend to go fast and might make silly mistake which you avoid कौन सा ए स्क्वायर में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा व्हेन कंपेयर इसमें
एक कंडीशन दे रही है उसको अंडरलाइन कर लेना, ये वाली ये यूज हो, ए इज नॉट इक्वल, इससे आंसर आएगा। हाँ नहीं नहीं अभी वो तो इतना जल्दी मत बोलो और कंपेयर करो। डी है आंसर। अब हाउ कैन वी से दैट a plus d is 0, b भी तो 0 हो सकता है। यहाँ पे आफ्टर दिस इट्स नॉट नेसेसरी दैट a plus d is equal to 0, यहाँ लिखो a plus d is equal to 0 और b is equal to 0। अभी वी कांट कंक्लूड कि a minus equal to minus d ही है, फिर और कंपेयर करो। जीरो वाले को कंपेयर कर लो, ac plus cd, ac plus cd equals to 0, इससे क्या मिल रहा है? c equal to 0 और a is equal to minus b। तो अगर हमने c0 ले लिया तो क्या होगा? c0 लेने से देखो इसको भी कंपेयर करो, इसको माइनस में bc a में यहाँ पर bc plus d square is equal to -1। अगर हमने c को 0 ले लिया, d square 0 -1 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? c के नॉट बी इक्वल टू 0, वो वाला हमारा c इक्वल टू 0 डिस्कार्ड हुआ। अब नाउ वी कैन कंक्लूड जब c इक्वल टू 0 नहीं है मतलब फॉर श्योर a इक्वल टू -d, तो a और d का साइन नेगेटिव ऑपोजिट है। तब a और c का साइन, a और d का साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। ये हालांकि वहां से तुम्हारा बाई चांस आंसर आ सकता है, तो अच्छी बात है, इस वक्त में साथ देती कई बार। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रेस और मैट्रिक्स। ट्रेस और मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इस चैप्टर का क्वेश्चन मैट्रिक्स प्लस कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी भी यूज हो रहा है। जिन लोगों ने रिवीजन किया हुआ है नोट्स को पता है कि क्वेश्चन में किया हुआ नोट्स में नहीं है, बट फिर भी डाउट है यार का कुछ तुमने नोट्स ही पढ़े थे, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस एडवांस क्वेश्चन ये जी का
पहले सोचो क्या करना है, वरना अंजना बोल क्या करे। एक मैट्रिक्स ले लो 3 by 3 का ABC EFG GH, ठीक है मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 ऑर्डर से ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाई करो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चाहिए ABC DEF GHI, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, and only find the diagonal of this, सिर्फ वो एलिमेंट मल्टीप्लाई करो ताकि डायगोनल के एलिमेंट्स आए, बाकी हमें चाहिए है ना, डायगोनल एलिमेंट्स निकाल के ऐड करो। A11 कैसे आएगा, नो दिस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो A11 आता है, वी वांट A11 A22 AC, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करोगे तो A11 आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने के लिए या इस क्वेश्चन दोनों मल्टीप्लाई करके जो डायगोनल एलिमेंट्स आए उनका सम, तो हमें सिर्फ बाकी हमें एलिमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ डायगोनल वाले निकालो, ओनली डायगोनल्स वाले निकाल लो, बाकी बेकार क्या हो। तो A11 क्या है, हाँ अब तीनों का सम करो, A11 आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, राइट, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा है ना? इस बार ये वाला इस कॉलम ये हो गया D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये हो गया राइट, इनका सम कितना मांगता है 5। अब तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे कि सम 5 कब आए, तो बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे बिकॉज सम बहुत छोटा दे रखा है, उसने 5 ही दे रखा है, बना which cases the sum would be 5। अरे A11 डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालोगे, ये चाहिए ना, तो ये चाहिए कैसे आए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई इस तरह से करो ताकि सिर्फ ये वाला एलिमेंट आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला कैसे आता है, जब तुम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हो, ये वाला कैसे आता है जब इसको इसके साथ करते हो, इसके लिए ये वाला। अब केसेस क्या बन रहे हैं, बिकॉज सम 5 ही है, एंट्रीज क्या है 0 1 2, अगर मैं सपोज 5 बार कितने एलिमेंट्स है 9 है ना, 9 एंट्रीज है, 5 ले लूं मैं 1, 5 एंट्री मैंने 1 ले ली, इनको अरेंज बाद में करेंगे, और कितने 0 4 0, तो कैसे होगा 5 1s एंड 4 zeros, अरेंजमेंट भी करना है बाद में होगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, एक मैंने 2 ले लिया, दूसरा भी 2 ले लिया, तीसरा 2 हो सकता है क्या, नहीं, और फिर कितने zeros, सर एक ही दो स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर एक सर 0 को एक बार, राइट, और केसेस के अलावा सर इसमें सम 3 नहीं आ जाएगा, अब हाँ सेकंड इनको केस अब इनको अरेंज करना है, सेकंड में तो सम 3 नहीं आया, सेकंड का सम 3 नहीं है, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल 2 स्क्वायर 4 होता है, ठीक है 3 नहीं आएगा, स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मुझे बस याद करो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने किया था, इफ यू वांट टू अरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड अलाहाबाद, तो इसमें क्या करते थे, सारे लेटर्स को काउंट कर लो कितने आ रहे हैं,
उसके बाद नंबर ऑफ रेपिटेशन से डिवाइड कर, याद है फॉर्मूला, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेपिटेशन, ये यूज होगा, इससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास पहले केस में कितने केसेस बन जाएंगे, बिकॉज जब तुम मैट्रिक्स बनाओगे यहाँ पे तो ये 1 1 ऐसे भी आ सकता है, एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, ये वन यहाँ पे आ सकता है, तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स वुड बी देयर, हर अरेंजमेंट में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो अब अरेंजमेंट कैसे बनाओ, तो इसके कितने अरेंजमेंट बने, हम्म 9 फैक्टोरियल, पर रेपिटेशन कितना हो रहा है, 198 आंसर। सो सॉल्व कर लो, दूसरे वाले केस में क्या होगा, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8, तो ये कितना हो रहा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4, इसे काट दो, 72 तो ये आ गया, तो ये कितना आ रहा है 126 प्लस 7, ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर है। प्रैक्टिसेस भी आ गया इसमें, प्रोबेबिलिटी भी आ गया।
ये तो डुएबल क्वेश्चन भी कर लो। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? बस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स हैज टू बी नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स बनाओ और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हैज टू बी नॉन सिंगुलर। फिर डिटरमिनेंट ए निकालो बाकी। For unique solution, dominant A not equal, not single. मेरी डिग्री और डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल टाइम स्पेंड करके करेक्ट आंसर आ जाएगा। Sum of all values of k and n. क्वेश्चन थोड़ा चेंज। k b, sum of all values of k and n. ये निकाल। क्या रहा है इसको सॉल्व करके? ये आ रहा है। ये कौन सी, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? X is not equal to 9 un 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 and 2 नहीं हो सकती। तो all possible values of n तो पता लग गई। all possible values of n in solution n हो सकता है 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी के बाई 6 दे रखा है। यूनिक सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? n जब 2 और 1 नहीं है तब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल आउटकम कितनी है हमारे पास? 4, और टोटल कितनी है? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ये बात समझ आ रही है? जब n की वैल्यू, बिकॉज डाइस हो गया ना 1 2 3 4 5 6, उसमें से 1 and 2 नहीं होना चाहिए। तो n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 3 4 5 6 तो 3 4 5 6 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज नंबर्स in the outcomes of rolling or die will be 4 by 6। तो k आ गया 4। अब इन सबका सम कितना आ रहा है? So which is the sum of all possible values of k and n। इन सबको ऐड करो 22 22 is the answer। ये तुम्हारा 24 कैसा आ रहा है? कोई इजी क्वेश्चन था इसमें ऐसी गलती नहीं कर सकते। जहां पे तुम्हें +4 मिल रहा है वहां पे -1 हो जाएगा।
इसका मतलब -5 का लॉस। अरे लोग कर दो बात। टाइम में कितने ना। अच्छा हाँ डाइट। ऐसा कुछ नहीं, मैं टाइम बताऊंगा। टाइम में तो 6 होते हैं आउटकम्स। एक और चीज, अगर डिटर्मिनेंट ए में अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो क्या होगा? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा तो उस केस में दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और दूसरा होगा नो सॉल्यूशन। देख लो, तो नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो अगर तुम मैट्रिक्स मेथड फॉलो करते हो तो क्या होता है उसमें adjoint A into B not equal to 0 आता है। ठीक है, this is a condition for no solution। अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आउट ऑफ D1 D2 D3 एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अब D1 D2 D3 क्या होता है? D1 कैसे मिलता है? जब तुम इस फर्स्ट कॉलम को B से रिप्लेस करते हो तो वो कहलाता है D डिटर्मिनेंट D1। ये मेथड इजी होता है। If we replace the first column by B, then that's called D1। अगर D1 D2 और सेकंड को रिप्लेस करोगे keeping the first and the third same, वो D2 कहलाएगा। थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे B से तो वो D3 कहलाता है। तो तीनों में से एक भी नॉन जीरो हो गया, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये था क्रैमर रूल, मतलब डिटरमिनेंट मेथड इजी होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इन दोनों में सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी? एडजॉइंट ए इनटू बी 0 होगा और डिटर्मिनेंट में क्या होगा? D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ये कंडीशन। और यूनिक सॉल्यूशन में मालूम नहीं कैसे निकलना। x की वैल्यू होगी D1 बाय डिटर्मिनेंट ए, y की वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट D2 बाय डिटर्मिनेंट ए, z होगा D3 बाय डिटर्मिनेंट। दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, we say that system is consistent। नो सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत खुफिया लिखने में, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं।
कई बार ऐसा होता है तुमने सब कुछ देख लिया, पूरा पेपर देख लिया, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो ड्राइंग में तो ऐसा नहीं होगा, तो ड्राइंग में कितना टाइम स्पेंड कर लो, बट पीसीएम वालों को ऐसा होगा सारे क्वेश्चन कर लिया, कुछ टाइम बचा आधा घंटा, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते, आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो सारा, टाइम कंज्यूमिंग है बट डूएबल क्वेश्चन। हमें मालूम है साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, मैंने इसको बता दिया ना। We also know that domain of log is always कि जो log of x है वो हमेशा greater than 0 होना चाहिए। Your function log x condition is x has to be greater than 0 and base has to be between 0 to infinity not included, 1 also not included. For sin inverse x डोमेन क्या होता है -1 to 1, तो पहले लॉग वाला सॉल्व कर लो, उसका डोमेन निकालो। लॉग की प्रॉपर्टी तो सभी को आती है ना, if you have log e to the base b equals to c, ये बेस यहाँ बेस बनता है, जब भी किसी टर्म का लॉग होता है तो वो जो टर्म है वो पॉजिटिव होना मान, मतलब this entire term has to be greater than 0, ये पूरा greater than 0 होगा, अदरवाइज ये वाला लॉग नॉट डिफाइंड होता है, तो मान लीजिए 0 आ गया या -1 आ गया, this entire log will be not defined, तो सबसे पहले यहाँ पे we are using this condition। ये टर्म को तो हम दोबारा ग्रेटर देन, अभी सिर्फ इतने क्वेश्चन देते तो अभी 70 में बहुत लंबा कर दिया साइन इनवर्स पे, these are basically two different questions, कितने लंबा हो जाए। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाला, ये यूज कर, ये वाला बेस यहाँ भेज दो, लॉग हट जाए, ठीक है, बेस को शिफ्ट करो, ये बेस यहाँ पे आ जाए, तो पॉजिटिव कर दिया, अब ये फाइल यहाँ चला जाएगा, फाइल पॉजिटिव हो जाएगा, बेस इधर कर दिया, ये फाइल यहाँ चला जाएगा, फाइल की बात 0 हो गया, ये वाला लॉग है, तो ऐसे तो ये एक्स सी कहाँ से आ रहा है, एक्स सी, वन हो गया क्वाड्रेटिक, ये फाइल वहाँ फाइल है, this file will come फाइल पार्ट में जाएगा वहाँ, वो है लिखा ना प्रॉपर्टी, वो वाले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग में क्या होता है, लॉग तभी डिफाइंड होता है जो लॉग की जो टर्म है वो पॉजिटिव, नेक्स्ट 0 कर दिया, तो सबसे बाहर वाला लॉग है ना उसके अंदर के पॉजिटिव, हम पॉजिटिव को तो यहाँ पे जा रहे हैं, So better is those three. हो सकता है, अब मुझे ये लॉग हटा रहे हैं, एक बार चेक करो कैलकुलेशन,
तो ये बेस यहाँ पे आ गया 5 की पावर 0 विच इज 1 के बाद अब 1 को इधर ले जाए 6 हो गया और लॉग को इधर ले जाओ। ठीक है, यहाँ तक हमारे सभी को। अब वही वापस वही कहानी, इसको इधर ले जाओ, वापस ये प्रॉपर्टी यूज कर तो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। ये वाला बेस यहाँ बेस बन गया ना, तो रियल क्वाड्रेटिक क्या होगी 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है 64। 64 is greater than x square minus 10x plus 85. तो ये है x square minus 10x plus 21. God is great. 7 and 7. क्वेश्चन फॉर्म वन करते हैं वो ध्यान रखना है कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। गुड कुछ नहीं है। तो अब ये हो गया x minus 7 and x minus 3 less than 0। सबको मालूम है इसको ऐसे सॉल्व कर, नंबर लाइन पे कर देते हैं। तो नंबर लाइन पे 3 and 7 इंक्लूड नहीं होगा तो सर्कल बना दिया। ठीक है, अब दोनों फैक्टर्स में x पॉजिटिव है तो राइट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये हमारा साइन स्कीम बन चुका है। सॉल्यूशन कौन सा बनेगा लेस देन 0 वाला। तो अभी तक हमारा सॉल्यूशन आ रहा है ओपन इंटरवल 3 to 7, लेकिन ये आंसर फाइनल नहीं है अभी तो। नहीं अभी नहीं, बीटा तो दूर की बात है, गामा में लेना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो लॉग के अंदर डेटा में ये भी ग्रेटर देन 0 करनी है, इसको भी एक बार करके देख लो क्या हो रहा है। पर इनफैक्ट ये भी जो ये वाला टर्म है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये तो पॉजिटिव वैसे पता लग रहा है, अंदाजा बता देगा पॉजिटिव क्यों। इसका जो डी आएगा वो नेगेटिव आएगा, या इसको तुम अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये टर्म पॉजिटिव आए। दिस इज x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 60, तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव, सिर्फ ये वाला चेक कर सकते हैं। तो इसका साइन इनवर्स करेंगे, ये मैं हटा रहा हूं। साइन इनवर्स हमने ऑलरेडी मालूम था, ये जो टर्म है हमेशा वन एंड माइनस वन के बीच में होनी चाहिए। ये तो वैसे भी मॉड है तो पॉजिटिव ही होगा। तो since it's mod, इसको हम 0 और 1 के लिए लेंगे। तो नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आई कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मालूम है किसी भी इक्वेशन में अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें ये इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं पहले। कैसे पॉजिटिव बनाओगे, या तो हम ये कर सकते हैं कि 1 by 1 ले लेते हैं, एक बार इसको इतना वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव इसको अलग सॉल्व करें, एक तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और दूसरा 3x minus 7 over 17 minus 6, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो आई मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग बाय 17 minus 6 by dividing by the same। अब डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो पॉजिटिव, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो,
फिर वो तरीका उसमें फिर मिल पाया मान लो ये तो जब जीरो है then equal to इसका एडजस्ट करना तो कोई वैल्यू को फिर इसका बना सकते हैं हाउस को भी लेंगे ना वाले को भी लेंगे तो क्या आ रहा है ये 3x minus 7 17 minus 6 इसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन रिवर्स हो गई 3x minus 7 x minus 17 तो मैं नंबर लाइन प्लॉट क्या आ रहा है इसके फैक्टर्स ये हो गया 17 दूसरा 7/3 7/3 दूसरा थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे नहीं है and this is 17 इस बार दोनों इंक्लूडेड है साइन स्कीम क्या होगी दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन कौन सा आएगा लेस देन 0 1 है ना ये लेस देन 0 इसका याद अब नहीं जाके अपना इसको भी कर लेते हैं 3x minus 7 17 minus x minus 1 less than 2 1 को पहले लेफ्ट में ले लो एलसीएम ले लो less than 2 this is 4x minus 24 17 minus x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये प्रॉफिट स्क्वायर बन गया फोर से डिवाइड हो रहा है x minus 4 and 17 minus x less or equal चेक कर लें को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए एंड इन इक्वेशन रिवर्स हो जाए इस बार हमारा आ रहा है इक्वेशन x minus 4 x minus 17 ग्रेटर देन इक्वल टू तो नंबर लाइन में प्लॉट करो 4 and 17 आ रहा है 4 ये हो गया यहाँ पे कहीं 17 यहाँ पे साइन स्कीम क्या बनेगी राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा ग्रेटर देन 0 ये सॉल्यूशन सेट आ गया अब इनका इंटरसेक्शन करना ये इंक्लूडेड है कॉमन पार्ट बहुत नजर आ रहा है कुछ तो x minus 6 कौन सा x ये minus हाँ बचा लिया तुमने 6 8 6 ही है ना अब क्या आ रहा है कॉमन सॉल्यूशन क्या है सबका इंटरसेक्शन देखो यहाँ तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा ना शेडेड पार्ट कहाँ पे if I draw a line like this if I draw a line like this तीनों में कॉमन आ रहा है ना हाँ। हमने क्या किया इस पता क्या किया आप पे थोड़ी गलती है अगर ये मान लो नेगेटिव है तो फिर क्या 17 में से हम पता थोड़ी पॉजिटिव जो अगर नेगेटिव हो तो नेगेशन रिवर्स दो केसेस लेने पड़ते तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ रहा है ओपन इंटरवल 3 to 6 क्लोज इंटरवल इसको इससे कंपेयर करो क्या हुआ
ये बेसिकली 2 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन था, तो बहुत लंबा कर दिया। अल्फा की वैल्यू होगी 3 और बीटा हो गया 6, तो 9 आंसर आ गया। तो अगली क्लास हमारी है ट्यूसडे, फिर बताओ ऑनलाइन कर लो। मेरा जेई में पेपर है। ठीक है बीटेक। अच्छा ये तो बाद में देखना, रिकॉर्ड में देखते अटेंडेंस। आरुष, आश्वी, अनन्या, व्यास, अंजना, अच्छा तो मैं डॉक्टर में पढ़ा अश्वेता, अवनी, आना, अव्या, अव्या डॉक्टर तुम लोग बचपन में आई गरिमा, जागरण, या मनन, विशु, देवकर, विज्ञान, नंद्या, प्रिया, रिया, दायशा, सुमायरा, ताकवी, जॉर्ने, सुधा, स्वस्ति, स्टार, विधि, यतिका, मायरा,